अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम है अफसर फरहीन। आज हम देखेंगे सितारा यासीन का व्लॉग, जिस पे उन्होंने बताया अपनी लाइफ स्टोरी। देखेंगे, जानेंगे कि उन्होंने अपनी लाइफ में कितना स्ट्रगल किया है। चलिए देखते हैं। हमारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब ठीक हैं। खुशी गम ये सब एक लाइफ का हिस्सा है, लेकिन प्रॉब्लम्स हैं। आप ये देख लो कि कोई अमीर है, कोई गरीब है, प्रॉब्लम सबकी लाइफ में है। चाहे क्यों ना वो बादशाह भी हो, तो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियां, बहुत ज़्यादा परेशानियां, ये सब कुछ है। अगर कि मैं ऐसे बात करूं जो मेरी पहले वाली लाइफ थी, तो मुझे ऐसा लगता है कि उसमें एक सुकून था। मतलब जैसे कि आजकल की मेरी लाइफ है, इसमें मैं सब कुछ ले सकती हूँ, लेकिन अगर मैं सुकून की बात करूँ तो सुकून मुझे तब था जब सितारा यासीन को कोई जानता नहीं। टीवी है जिसका नाम सितारा यासीन है, या कितनी बेटियां या कितने बहन भाई हैं, कहाँ रहते हैं, कहाँ पर है, किसी को कोई भी पता नहीं था कि किस घर की है और कहाँ शादी भी उसकी हुई है या नहीं। मतलब ये सारा कुछ नहीं पता था और एक सुकून की लाइफ थी। हाँ, बस जैसे घर में प्रॉब्लम्स होती हैं, ये तो जहर सी बात है, कोई ना कोई तो प्रॉब्लम हर किसी की लाइफ में चल रही होती है। अब उस टाइम पे ये प्रॉब्लम्स थी कि कम था, लेकिन ये था कि उसमें कम में सुकून था कि ये चीज लेनी है, वो चीज करनी है, ये कराना। लेकिन जब तक मेरे हस्बैंड का निकाह नहीं हुआ था, उससे जो पहले वाली लाइफ थी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी थी। थोड़ा सा था, खुश थे हम। मतलब मेरे हस्बैंड रात को लेट आ रहे हैं तो मैं उसमें बहुत ज्यादा खुश थी, सुकून से सो जाती थी। मुझे ये टेंशन नहीं होती थी कि वहां पर हैं, क्या चल रहा होगा, वहां पे वो मेरे लिए ये सिखा रही होगी, ये बोल रही होगी कि वहां मत जाओ, ये मत जाओ। तो ये सारा कुछ मेरे दिमाग में उस टाइम पर नहीं था, और सिर्फ मेरे दिमाग में उस टाइम पे ये चलता था कि मुझे अपने बच्चों का अच्छा फ्यूचर बनाना है, जिसमें मैं अपने मेकअप में, अपनी जॉब में बहुत ज्यादा मेहनत करती थी कि मैं अच्छा से अच्छा काम करूं और मेरी सैलरी बढ़ाई जाए, जिसमें मैं अच्छी से अच्छी मुझे जॉब मिले। और उसके बाद फिर बाद में ये यूट्यूब की जर्नी शुरू हुई। आज सब बताने का मतलब ये है कि बहुत दिन हो गया हमारी बातें नहीं हुई, और कभी कभी जो है ना बातें कर लेनी चाहिए। हस्बैंड और उनकी जो दूसरी मिसेज हैं, दूसरी जो वाइफ हो गई, वो आज रवाना हो गए गांव की तरफ। कल तक सब ठीक था। कल आपको पता है कि मैं घर देखने के लिए गई हुई थी। एक घर था, मैं रेंट के घर में रहती थी, जहां पर मेरा एक रूम हुआ करता था। बहुत मतलब ऐसे कहें बहुत छोटा सा घर था, और लाइट का भी वहां पे प्रॉब्लम, गैस का प्रॉब्लम, और जैसे कैसे करके ना मैं बच्चों को स्कूल भेजती थी। इनके एक अच्छे स्कूल में मैंने उस टाइम से एडमिशन कराया हुआ था, क्योंकि मेरे हस्बैंड की जो सैलरी होती थी वो घर का खर्च और इसमें रेंट में चली जाती थी। पूरा पूरा 1 रुपया भी उसमें से नहीं बचता था कि हम घर में उसके लिए बाकी बचे पैसों का कुछ पका सके। मैंने फिर अपनी सैलून में जॉब करना स्टार्ट किया कि मैं जब जॉब करूंगी तो जो उसमें पैसे होंगे उसमें जो है ना हम घर का खर्च चला सके, या मेरे हस्बैंड घर का खर्च करेंगे तो मेरी जो सैलरी होगी वो सीधा बच्चों की फीस में जाएगी। तो ये सारी रूटीन चल रही थी अल्हम्दुलिल्लाह। कहीं आ जा भी लेते थे, बहुत ज्यादा आना जाना, घूमना फिरना, बाहर होटल में खाना पीना, ये सब कुछ नहीं था। लेकिन जो भी सालन रोटी घर पे बनता था वो सब खा के अल्हम्दुलिल्लाह करके सो जाना था। बस ये एक लाइफ चल रही थी। जिस दिन से मेरे हस्बैंड ने एक निकाह का सोचा, उनको सारा यूट्यूब पे आप सब जानते हो कि इन्होंने जैसे जाकर एक निकाह किया, जाकर सोचा अब निकाह पर रिंग पहनानी होती है गोल्ड की, और निकाह पे जाहिर सी बात है खर्च होता है। ऐसा तो नहीं है कि आप भागते जाओ वहां पर। मैं आपको ये बता दूं कि जब मुझे गांव जाना होता था ना, तो मैं 1 साल बाद गांव जाती थी, और वो भी मैं कमेटी अपनी डालती थी। जैसे 500,000 की कमेटी डालती थी अपनी सैलरी में से, जो कि हर 15 दिन बाद निकलती थी, या कोई महीने वाली कमेटी होती थी। मैं 15 दिन वाली डालती थी, छोटी होती थी और जल्दी निकल भी आती थी। मतलब महीने में 2 कमेटियां निकलती थी, 500 या 1000 वाली। अब जब उसकी वो एक साथ मुझे मिलती थी, मतलब कोई 25,000 30,000 जो भी मिलता था, 20-25,000 की कमेटी निकलती थी। अब उस कमेटी में मैं हर साल का इंतजार करती थी कि हर साल जैसे जाने का टाइम होता था, कुछ महीने पहले हम कमेटी डाल लेते थे और मैं लेकर जाती थी बच्चों को। वरना मेरे हस्बैंड का एक जवाब था कि हम गांव नहीं जाएंगे क्योंकि मेरे पास इतने पैसे नहीं है। और मैं उनको ऐसे जबरदस्ती करूं भी सही तो कैसे करूं जबकि है ही नहीं। तो मैं अपने दिमाग में मैं यही सोचती थी कि बस मतलब ये हमने सोचा कि मैं वही कमेटी डालूं, सैलून में लड़कियां डालती थी,
या फिर जहाँ मेरे बच्चे ट्यूशन पढ़ने जाते थे वहां पर भी वो लोग कमेटी डालते थे, तो मैं वहां पर 500-1000 करके ये कर लेती थी। ईद आने से पहले भी यही सब करते थे, कमेटी डाल ली तो ईद पे ये खर्च निकल गया। ऐसे नहीं होता था कि मतलब इतनी एक्स्ट्रा सैलरी आ गई है कि हम ये ले रहे हैं वो ले रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होता था। और बस इस तरीके से एक वो चल रहा था। अब मेरे हस्बैंड ने जब निकाह का एक फैसला लिया था निकाह करने का, तो वहां पर जाकर उन्होंने गांव में ही जाकर गोल्ड की रिंग बनवा ली, वहां पर बातचीत की। पता नहीं टोटल इनका जितना खर्चा आया जो भी था, इन्होंने वहां पर निकाह कर लिया, कपड़े वपड़े लिए, सब कुछ एक निकाह प्रॉपर तरीके से वहां पर करके ये सब किया। और उस टाइम पर हमारी पहली ईद आई थी, जिस ईद पर बच्चों के कपड़े वपड़े मैंने कुछ भी नहीं लिए थे। और उस टाइम पे क्या था कि मेरे हस्बैंड के पास जो भी एक फीस के पैसे पड़े हुए थे, आए तैयबा की फीस के, मुस्तफ़ा तो जा रहा था, तैयबा की फीस के थे, मतलब घर पे जो थोड़ा बहुत जो भी पैसे थे हमारी एक सेविंग के कि ये हमने आगे चल के ये करना है, वो मेरे हस्बैंड लेकर चले गए थे और उन्होंने ये निकाह अपना मतलब किया। मैं मतलब कि ना वो सब फिर आपके सामने है। और यूट्यूब तो मेरा खैर चल रहा था, यूट्यूब मैंने बनाया हुआ था, उस पर मैं वीडियोस डालना मैंने छोड़ा हुआ था। मैं वीडियोस नहीं डालती थी क्योंकि मुझसे नहीं बनती थी मेकअप की वीडियोस। बहुत मुझे लगता था बहुत इस पे मेहनत भी है, और फिर बच्चों पे मेरी तवज्जो काम होती जा रही थी। उस टाइम पे बच्चों को बहुत पढ़ाई करती थी, बच्चों को पढ़ाने के साथ साथ मैं खुद भी पढ़ाई करती थी। मतलब मुझे इंग्लिश नहीं आती थी, मैंने बच्चों को पढ़ा के बहुत सारे इंग्लिश के वर्ड सीखे जो इनको समझाने में मुझे वो हेल्प मिलती थी। तो मैं इनको पढ़ाने में, इनकी पढ़ाई, इनकी डेली डायरी चेक करना, इनको पढ़ाना, जब तक 2-3 घंटा इनको टाइम देती, इनके लिए बोर्ड लेकर आ रही हूँ। बोर्ड जैसे मुझे सैलून में हम काम करते थे, जैसे कोई क्लाइंट आते थे, उनका मेकअप किया तो वहां पे मुझसे टिप मिलती थी 500-1000, किसी क्लाइंट ने टिप दे दी, मतलब उसको मेरा मेकअप अच्छा लगा, तो ये सारा सीन होता था, तो वो मेरी अलग से सेविंग होती थी। तो ये सीन चल ही रहा था। तो खैर फिर ये हुआ कि मेरे हस्बैंड ने वहां पर जाके इस तरह से निकाह कर लिया। और जैसे पता चला निकाह का, बस मेरी जैसे एक घर पे एक कयामत वाला, एक आखरत वाला एक कोई ऐसा सीन चल रहा था ना, वो था घर पे। बोल भी नहीं पा रही थी कि मैं अपने बच्चों के सामने चिल्ला के ऐसा कुछ बोलूं कि मेरे बच्चों पर इफेक्ट ना पड़े। अच्छा खैर निकाह हो गया, वहां से ये सारे हालात थे और मैं एकदम से दिमाग सुन्न हो गया कि अब क्या होगा। मतलब ये तो इतना कुछ होता था। मैंने अभी जॉब भी छोड़ी हुई थी उस टाइम पे, क्योंकि आयत पैदा हुई थी तो मैंने जॉब छोड़ दी थी। अब क्या होगा, मतलब मेरे पास क्या है। मेरे हस्बैंड की उस टाइम पर ये वहां पर चले गए थे तो महीना डेढ़ इन्होंने जॉब नहीं की, मतलब कि ना कहाँ से ये सारे खर्च होंगे। उस टाइम पे खैर मैंने अपना घर ले लिया था जब इन्होंने निकाह किया था। निकाह से तकरीबन कोई 1 साल पहले ही मैंने अपने अब्बू की जमीन बेच के अपना घर लिया था, तो रेंट की थोड़ी बचत हो गई थी। और इसी वजह से फिर मैं घर पे बैठ गई और मैंने जो है मतलब अपनी जॉब इस वजह से छोड़ दी कि चलो रेंट की बचत है, अब जो है ना मैं आयत को घर पे संभाल सकती हूँ। मैंने पूरे प्रेगनेंसी के अपने 9 मंथ, मतलब 9वां महीना मेरा जैसे स्टार्ट हुआ था, मैंने जॉब छोड़ दी। 8 मंथ पूरे किए थे। मैंने जॉब इस वजह से छोड़ी कि घर अभी अपना है, तो मैं रेंट जो है ना, रेंट वाली टेंशन तो अब दूर होगी, तो अब मैं जॉब छोड़ के अपने बच्चों को घर पे बैठ के संभाल सकती हूँ। बाकी जो मेरे हस्बैंड का आता रहेगा उससे हम घर का खर्च और ये फीसें चला लेंगे। और मुझे ये भी टेंशन थी कि मैंने जॉब हमेशा के लिए नहीं छोड़ी, मैं छुट्टियां ही लेकर आई थी कि मैं जॉब आगे करूंगी, तब तक मेरी आय थोड़ी बड़ी हो जाए तो मैं फौरन से छोड़ के नहीं आ सकती थी। तो बस यही सीन चल रहा था। और तो जब मुझे ये पता चला कि मेरे हस्बैंड ने निकाह किया है, तो अब मतलब क्या होगा, मतलब कहाँ से वो हमारा खर्च उठाएंगे। अब जाहिर सी बात है, वहां पर निकाह हुआ, निकाह मतलब वो अब बढ़ चुके हैं, उनकी वहां पर शादी हो चुकी है। और इसके अलावा वहां से बच्चे होने, वहां उनको खर्च देना है। मुझे कहाँ से खर्च देंगे जहां पर मैं जॉब कर रही थी, मेरे हस्बैंड भी जॉब कर रहे थे, फिर भी रात दिन मुझे इस बात की टेंशन थी कि मेरे बच्चों का फ्यूचर क्या होगा। सिर्फ इतनी 20-25 हजार की सैलरी पर ही हम पूरी लाइफ ऐसे मैं बच्चों को सिर्फ पढ़ा के गुजार दूंगी, इनकी कुछ जरूरत होंगी वो नहीं पूरी कर सकूंगी। मतलब ये एक टेंशन थी। इसके अलावा कोई दिमाग की, कोई जहनी टेंशन किसी रिश्तेदार की या फिर जो मेरे हस्बैंड की वाइफ की, कि उनकी कोई वाइफ है वहां पर होंगे, उधर सो रहे होंगे, मुझे टाइम नहीं देंगे, ये सारा कुछ नहीं था। सिर्फ एक यही था, ये भी एक मतलब प्रॉब्लम थी, जाहिर सी बात है। तो मुझे ऐसे था कि मुझे कुछ करना है। पहले तो मैं जैसे सो रही थी, आहिस्ता आहिस्ता हाँ कुछ करेंगे, आज थोड़ा बड़ी हो जाए तो जॉब करूंगी, इस तरीके वाला सीन चल रहा था। लेकिन जिस तरीके से जिस टाइम मुझे ये पता चला कि ये हो गया, अम्मी ने रोना, इतना अम्मी रोई, अम्मी ने कहा सब खत्म हो गया, बच्चे यतीम हो गए, बच्चे ये हो गए हैं। तो मतलब ऐसे मुझे कुछ हो रहा था कि सब दुनिया मेरी खत्म हो गई, मेरा घर खत्म हो गया, ये हो गया। तो
3-4 दिन तो सुकून नहीं था, लेकिन उसके बाद मुझे ये था कि मैं रो के क्या करूंगी, मैं रोती रहूंगी तो क्या मिलेगा, कुछ भी तो नहीं मिलेगा। ऐसे रो रो के अपने बच्चों को दिखाती रहूंगी कि हाँ ये हो गया, मुझे कुछ करना है, मुझे इनके लिए कुछ करना है। मुझे 1% 0% अपने हस्बैंड की पे यकीन नहीं था कि वो मेरे बच्चों को आकर कुछ देंगे, क्योंकि मुझे ये था कि अब जब वहां पर हो गया तो उधर ही देखेंगे, उधर ही रहेंगे, अपनी मर्जी से आए जाएं, इनकी वो है। तो मैंने बस वही अपना एक चैनल का सोचा, और बहुत फिर उनके बाद खैर प्रॉब्लम्स आई। मैंने यही डिसीजन लिया कि मैंने फिर ये सोचा कि अगर सबका ये था कि डिवोर्स लो, अगर कि मैं डिवोर्स लेती हूँ, इन तीनों को मैं लेकर, मेरे हाथ में भी कुछ नहीं है, मैं कहाँ पे जाऊंगी, मैं किसके आसरे बैठूंगी, कोई आदमी भी नहीं है, कोई मतलब उस टाइम पे कोई ऐसे हेल्प वाला नहीं था, कोई फैमिली में भी कोई ऐसा बंदा मैं बोल दूं जैसे कि बोलें कि हाँ सितारा तुम आकर बैठ जाओ तो हम ये कर देंगे तो वो कर देंगे, भी जिम्मेदारी नहीं लेता कि हाँ अब हम संभाल लेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता, सिर्फ बातें होती हैं। तो मेरा दिमाग बस यही किया कि मुझे कुछ भी करके ना अपने बच्चों के लिए करना है, मुझे इतना % किसी पे भी नहीं वो करना, मुझे अपना चैनल चलाना है। अब चैनल, मेरे चैनल पर थे कोई 3,000 मेरे चैनल पर सब्सक्राइबर थे, और मैंने कोई 6-7 महीने या 8 महीने बोल सकते हैं, इससे ज़्यादा भी बोल सकते हैं, मैंने वीडियोस छोड़ी हुई थी। 3,000 सब्सक्राइबर थे, चैनल मोनेटाइज था, और मैंने मतलब वो किया हुआ था, छोड़ा हुआ था कि ये नहीं चलेगा, मैं नहीं चला सकती, मेरा काम नहीं है। मेरे सोच के क्या करूं, जॉब करूं तो ये बच्चे कहाँ जाएंगे, वो मेरे हस्बैंड वहां पे बैठे हुए हैं, निकाह वहां पे किए हुए, कुछ दिन बाद आए थे निकाह करने के, वो वहां पर है, मतलब किसको बोलूं। अम्मी भी मुझसे नाराज हो गई कि वो साजिद को नहीं छोड़ रही तो हमसे खत्म, सारे नाराज हो गए। तो मैं जॉब करूं तो ये कहाँ जाएंगे, घर अकेला मैं कैसे छोड़ के जाऊं। फिर सोचते सोचते दिमाग में आया कि चैनल चलाना है, कुछ भी हो जाए, आखिर वो भी तो इंसान है जो यूट्यूब पे बाकी बैठे हैं, वो भी तो चैनल चला रहे हैं, मैं भी तो चैनल चला सकती हूँ, इसी से खर्चा करूंगी। एक दफा अपना 100% देती हूँ, मुझसे जितना हो सकेगा मैं इस पे मेहनत करूंगी, अगर नहीं चला तो वो शायद फिर मेरा नसीब है। लेकिन ये वाली बातें चल रही थी कि कौसर को डिवोर्स दिलवा दो तो जो है ना सब कुछ ठीक हो जाएगा, वरना खर्च कैसे वो आगे पूरा करेगा, आगे के रोने से बेहतर ये कर लो। लेकिन मेरी जुबान से एक दफा भी नहीं निकला। मुझे ये था कि जब वो 13 साल इसके इंतजार में बैठ सकती है, और 13 साल बाद मेरे हस्बैंड ने जाकर अब उसे निकाह किया है, तो मैं मतलब क्यों अब उसको तलाक दिलवा के आगे मैं वो करूं। नहीं, अब जो होना था वो हो गया, मुझे उससे वो नहीं है। मेरे हस्बैंड सोचना चाहिए था, जब उसने नहीं सोचा तो अब मैं ये सब नहीं कर सकती। तो अब चैनल पे क्या था कि मुझे मेकअप की वीडियोस नहीं बनानी थी, मेकअप बहुत महंगा था, हर एक चीज मेरे पास थी, लेकिन मतलब उस तरह का नहीं था। अब मेकअप के ट्यूटोरियल देखो बहुत ज्यादा एडवांस थे, मेरे मेकअप इतना ज्यादा नहीं था, मतलब बहुत चीजें सैलरी से लेकर आती थी, तो ये साथ में खरीद लिया, ये खरीद लिया। उस टाइम पे जॉब नहीं थी तो इतनी सैलरी नहीं थी कि मैं, सैलरी भी नहीं थी कि मैं चलो लेकर मेकअप शुरू करती। फिर मैंने मेकअप वाला ऑप्शन हटा के मैंने रेमेडीज को चूज किया कि स्किन का कोई भी नॉलेज नहीं था, लेकिन मैंने पढ़ना स्टार्ट किया, ऑयली स्किन, ड्राई स्किन, सबके लिए ये सारा मैंने पहले देखा, फिर अपने ऊपर अप्लाई किया, मुझे अच्छा लगा, उसका रिजल्ट अच्छा मिला, फिर मैंने यूट्यूब पे बताना शुरू कर दिया। अब 3,000 सब्सक्राइबर थे, और मैंने उस पे ये सोच लिया कि मुझे कुछ भी हो जाए, हर हाल में डेली एक वीडियो अपलोड करनी है, भले वो 4 मिनट की हो, 5 मिनट की हो। अब करना है, अपनी तरफ से मेहनत करूंगी, अब देखूंगी अल्लाह पाक आगे मुझे जरूर देंगे, मेहनत करने वालों को देते हैं, तो मैं करूंगी, कुछ भी हो जाए, मुझे बस बनाना है अपने बच्चों के लिए। तो मैंने 1 बनाई, 2 बनाई, उस पर थोड़ा व्यूज और बढ़े, 3 पे और बढ़े, 4 पे बढ़े, तो मतलब वो बढ़ते गए। सबको मेरी वीडियोस रेमेडीज वाली बहुत पसंद आई, और मैं इस तरीके से मैंने एक बताना शुरू किया कि अपनी तरफ से मैंने, मतलब जैसे कुछ होता है ना, बहुत ज्यादा ऐड कर देते हैं, आप ये लगाओगे तो आपका चेहरा ऐसे चमक जाएगा, ये करोगे, मतलब मैंने उनको एक प्रॉपर तरीके से गाइड करती थी, सबको समझ आता था, अच्छा लगता था, तो सब मुझे बहुत लाइक करना शुरू कर दिया। और यकीन करें, 1 महीने के अंदर अंदर मेरे 3,000 सब्सक्राइबर से 50,000 सब्सक्राइबर सिर्फ 1 महीने में हुए थे, सिर्फ और सिर्फ ये रेमेडीज की वीडियो डाल के, सिर्फ स्किन के बारे में बता के डेली। तो मतलब मुझे ऐसे होता था कि देखो, मैंने अगर एक फैसला लिया है कि अल्लाह पाक नहीं, मुझे अपने बच्चों के लिए कुछ करना है, मुझे कुछ करना है, तो एकदम से कैसे ये सब हुआ है। मतलब जहां पर 1 साल में 3,000 सब्सक्राइबर, वहां 1 महीने में 50,000 सब्सक्राइबर। तो बस उस चीज से फिर हिम्मत मिलती गई, मैं बनाती गई। अब निकाह को जैसे उनके
टाइम आने वाला था, फिर मैं रेमेडीज ही दिखा रही थी। मेरे दिमाग में बिल्कुल भी नहीं था कि मैं व्लॉगिंग करूंगी। फिर मैंने व्लॉगिंग देखना शुरू की कि व्लॉग्स भी बनते हैं, कि चलो अब डेली बंदा रेमेडी नहीं भी डाल सकता, व्लॉग कैसे होते हैं। मुझे व्लॉग का आइडिया नहीं था। मुस्तफ़ा व्लॉगिंग करता नहीं था, बल्कि देखता था, मतलब वो यूट्यूब पे डेली उस टाइम पे ना व्लॉग देखता था सौरभ जोशी के। तो वो बहुत, उनका एक छोटा सा घर था, तो वहां पे वो व्लॉगिंग लड़का कर रहा है, तो मुस्तफ़ा उसको इतना शौक से, मैं कहती थी क्या देख रहे हो, जब उसको देखते देखते ना फिर मुझे भी शौक चढ़ा कि देखो ये भी तो एक आम से घर का है, वहां पे ये बना रहे, तो हम क्यों नहीं बना सकते, हम भी वीडियोस बना सकते हैं, घर की रूटीन शेयर कर सकती हूँ। मैंने वो रूटीन शेयर करना शुरू कर दी। और एक दिन जब मुझे कोई भी नहीं पूछ रहा था, मेरे हस्बैंड की शादी में कुछ ही दिन बाकी थे, और मैं अपनी जेठानी के घर पे गई थी, और मेरी जेठानी के घर पे पूरा बैग बना हुआ था शादी का। इनके जाने में 1 हफ्ता रहता था मेरे ख्याल से। शादी के जोड़े, शादी वलीमा का जोड़ा हो गया, मतलब मायों मेहंदी के, और बाकी जैसे दुल्हन के अलग से कपड़े होते हैं नए दावतों पे आने जाने के, ये सारा कुछ, जूते, साथ में ज्वेलरी वगैरह, सारा बैग बना हुआ था। तो मैंने जब वहां पर जाकर देखा ना, तो ऐसे जैसे दिल फट रहा हो, क्योंकि मैं मेरे लिए ये सब कुछ एकदम से देखना, बर्दाश्त करना मेरे लिए बहुत ही मुश्किल था। मुझे नहीं पता कैसे बर्दाश्त होता है, पता नहीं। खैर, मुझसे वो नहीं देखा जा रहा था, बहुत मुश्किल था। मैं उस टाइम पे कंट्रोल करके घर आई। मैं बहुत रोई कि मैं, मतलब क्या चल रहा है ये, मतलब अब किसको बोलूं, कोई था नहीं जिसको मैं अपने दिल की बात बता सकूं। जैसे कि मेरी माँ, सबसे ज्यादा पहले मेरी माँ, जिसको मैं अपने दिल की बात बताऊं। वहां पर तो मैं बात करने से रही, क्योंकि अम्मी नाराज हो गई थी। अम्मी ने कहा था साजिद से डिवोर्स लो, वो खुद ब खुद, जब हम केस करेंगे, डिवोर्स की बात करेंगे, खुद ब खुद वो उसको छोड़ेगा और तुम्हारे पास आएगा। तब मैंने उनसे भी बात खत्म कर दी थी। हमारे साथ चलो, हमारे साथ चलो, हम केस लड़ने के लिए तैयार हैं। तब नंबर ब्लॉक सब खत्म। रिश्तेदारों में किसी का फोन वोन कोई नहीं पूछने वाला, मैं किसको बोलूं। फिर मैंने बहुत ज्यादा, मतलब ऐसे 2-3 का टाइम था, और बस कुछ हुआ जो भी था सबके सामने। 3 बजे मैंने एक वीडियो बनाई थी कि अम्मी को भी एक मैसेज जाना चाहिए, और क्योंकि मुझे ये लग रहा था कि मेरे हस्बैंड का पूरा खानदान वहां पर है, उस साइड पर है जहां पर उनकी वो दूसरी वाइफ है, वो उनके खानदान की है, तो पूरा खानदान वहां पर है, बहुत अच्छे तरीके से शादी कर रहे हैं। जहां तक मेरे हस्बैंड ने मुझे बताया था कि नहीं, निकाह तो हो गया, बस रुखसत ही इसको मैं 2 जोड़े में ऐसे ले आऊंगा, कि मेरे बच्चे हैं, तुम खुद सोचो, मैं अपने बच्चों के होते हुए ये सब थोड़ी कर सकता हूँ, शादी फंक्शन थोड़ी करेंगे हम, बस उसको ले आएंगे, ऐसे गाड़ी में जाएंगे 2-3 लोग। तो वो चीजें मुझे बहुत ज्यादा तकलीफ दे रही थी कि जब ये इतना तैयारियों के साथ जा रहे हैं, तो वहां पर हो सकता है ना आए, मुझे क्या पता। जब इन्होंने शादी का ही सोच लिया कि हम शादी, वलीमा, मायों, फंक्शन सारे हम कर रहे हैं, तो फिर हो सकता है मेरे पास वापस ही ना आए। जब ये वापस नहीं आएंगे, तब मैं अगर किसी को बोलूं कि मेरे हस्बैंड ने शादी कर ली है, कौन मानेगा? कोई भी नहीं यकीन करेगा, कोई मेरी हेल्प के लिए कोई भी नहीं आएगा। यहाँ पे बैठी रहूंगी, रोऊं, कुछ भी करूं, तो अम्मी को पता होना चाहिए, सबको पता होना चाहिए कि साजिद की शादी है, मुझसे राब्ता करेंगे, मुझसे बात करेंगे कि मैं इस हाल में हूँ। तो मैंने तकरीबन 2 से 3 दिन पहले ऐसी कोई वीडियो बनाई थी कि मेरे हस्बैंड की 2nd लव मैरिज है, और प्लीज़ आप उनको कुछ मत बोले, ये अल्लाह का फैसला है, अल्लाह की रज़ा है। इस तरीके से मतलब मैंने फिर बताना शुरू किया, और मैंने जैसे बताया, मेरा अल्लाह जानता है और खुदा सब जानता है, और मैं कहती हूँ कि अल्लाह इज़ द बेस्ट प्लानर। मैंने सिर्फ और सिर्फ इस बात पे वो किया था कि ये वीडियो मेरी अम्मी तक जानी चाहिए, ये वीडियो मेरी अम्मी तक जानी चाहिए, क्योंकि वो मैंने वीडियो इस तरीके से बनाई थी। काफ़ी लोगों के सवाल थे कि आपके हस्बैंड आपके साथ क्यों नहीं व्लॉग में आते। मैंने व्लॉगिंग थोड़ा बहुत उस टाइम पे शुरू की हुई थी। मेरे हस्बैंड मेरे व्लॉग में नहीं आया करते थे, वो कहते थे मुझे मत दिखाओ, स्टार्टिंग में बिल्कुल भी नहीं आते थे। मैंने बताया था कि मेरे हस्बैंड शादी करने जा रहे हैं, ऐसा ऐसा है, ताकि मेरी एक यूट्यूब फैमिली, उसको भी पता होना चाहिए। कल को वो अगर मेरे साथ आती है, मेरे साथ रहती है, घर पे रहती है, तो मैं कल को एकदम से डिटेल ना दूं, ये देखिए मेरे हस्बैंड की दूसरी शादी हुई थी, तो ये उनकी वाइफ है। तो मुझे सब पहले ही बताना था। और जब मैंने पहले बताया, मैं वीडियो डालकर सो गई थी उस टाइम पर, और सुबह मैंने देखा कि वो वीडियो कितना क्रॉस कर गई थी, 1 लाख से कोई ऊपर क्रॉस कर गई थी, और सब्सक्राइबर मेरे एकदम से इतना ज्यादा हुए, और उस पर कमेंट इतना ज्यादा, हजारों में कमेंट, जो कि मुझे तो इतना आते नहीं थे। मेरे रेमेडीज की थी 200-250-300 कमेंट रेमेडी की वीडियोस पे आते थे, तो वहां पे हजारों में मैं एकदम से, फिर उसमें क्या था कि ये फेक है, ड्रामा कर रही है, कुछ ऐसे थे। लेकिन वो मेरे साथ फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा था कि मुझे नेगेटिव कमेंट पहली बार मिले। और आप जब इस फील्ड में नहीं हो, आप ऐसे नॉर्मल, आपकी एक लाइफस्टाइल है,
आम सी आपकी लाइफ और उसमें आपको कोई कुछ कहता नहीं, आप अपने घर में घर के हद तक रहते हो और एकदम से इतना लोग आपको बोलना शुरू कर दें ये फेक, ये ड्रामा व्यूज के लिए, तो वो बहुत ज़्यादा दिल को लगता है और हम अपने आप को क्लियर करने के लिए बहुत सारी बातें बताते जाते हैं। फिर मैंने अपने हस्बैंड की जो तैयारियां हुई थी वो भी दिखा दी। मैंने कहा इतना तो नहीं हो सकता ये व्यूज की खातिर हम ये सारी तैयारियां करें। फिर मैंने वो दिखाया। फिर काफी लोगों ने मुझे सपोर्ट किया, काफी लोगों ने कहा कि ये भी झूठ है, ये व्यूज की खातिर है, जब शादी का टाइम आएगा कहेगी कि शादी हुई नहीं है, निकाह कैंसिल हो गया। फिर मुझे सब ने कहा कि अगर कि ये हकीकत है तो इसको लाइव दिखाओ। फिर मैंने लाइव दिखाया। फिर भी कहा कि किसी और की शादी में बैठे होंगे इस वजह से ये लाइव दिखा रही है, तो शादी किसी और की, हस्बैंड इसका तैयार होके बैठा हुआ। फिर ऐसे नहीं माना। फिर बाद में उसकी शादी हो गई। खैर जो भी सब सारे सीन आपके सामने, लोगों ने कहा झूठ है, नहीं आती सामने, क्योंकि वो सामने नहीं आती थी। फिर मैंने उनको मना कि किसी तरीके से सामने ले आई। ये सारी बातें मेरे हस्बैंड की दूसरी शादी से रिलेटेड, जहाँ पर मेरे हस्बैंड के निकाह के बाद मेरा अल्लाह के साथ कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत मजबूत बना था, क्योंकि जब आपके साथ कोई नहीं होता तब आपके साथ अल्लाह होता है और अल्लाह से बातें करने का मौका मिलता है। खैर कुर्बानियाँ 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 चलती गई। इनकी शादी हुई। इनकी शादी होते ही जब सब ने मतलब वो बहुत ज़्यादा पसंद करना शुरू किया, मैं इनकी वाइफ को अपने घर पर लेकर आई। यकीन करो मेरे दिल में एक होता है ना, एक जेलसी होती है, वो नहीं फील हुई। मुझे ये था कि ना ये मेरे साथ और कोई नहीं है तो ये मेरी बहन बन के रहेगी, मेरे साथ अच्छी रहेगी। मैंने उसको ऐसे जोर से जाके टाइट हग किया, उसको अपने घर पे ले आई। बाकी सारा सब आपके सामने है। उसके लिए ये ले रही हूँ, उसके लिए वो ले रही हूँ, लेकिन वो मुझे इग्नोर ही कर रही है। और फिर मेरे पास छोटा सा घर था, 2 कमरों वाला घर था। एक कमरा मैंने उसको दिया था, एक अपने पास रखा था। और नई नई हस्बैंड की शादी थी, मेरे साथ नया नया ये वाकया हो रहा था। तो मेरी, आप सब जानते हो हस्बैंड के साथ आपकी अगर 13-14 साल गुजार लेते हो तो कितनी आदत, 2 साल 3 साल भी गुजार लो, कितनी आदत पड़ जाती है हस्बैंड के साथ रहने की, उठने बैठने की, हर टाइम उनके पास बैठने की। तो वो मेरे साथ तो 13 साल गुजार चुके थे। तो मुझे एकदम, मैं ख्वाब में डरती थी तो मैं अपने हस्बैंड को उठाती थी। और जैसे वो पहली रात आए तो मैं ख्वाब में से डरी हूँ। पहले तो नींद नहीं आई, 3-4 बज गए थे। उस टाइम पे आधे घंटे के लिए मेरी आंख लगी और मैंने ख्वाब में ऐसे कोई सांप ऐसे कुछ देखे और मैं फौरन से डर के उठ गई। और मैं इतना ज़्यादा शदीद उस टाइम पे डरी कि मुझे ये था कि मैं, बच्चे थे घर पे और कोई बड़ा मेरे हस्बैंड ही थे। मैंने उनको जाके बोलूं थोड़ी देर के लिए उठ जाओ, मुझे बहुत डर लग रहा। लेकिन जैसे मैं वहाँ कमरे तक पहुँची, दरवाजे तक, मैं फौरन से वापस आ गई थी कि मैंने कहा मैं अपने लिए तो सोच के जा रही हूँ, लेकिन मैं उनके लिए नहीं सोच रही कि अब उनकी भी तो लाइफ है। अगर आज मैंने अपने ऊपर कंट्रोल नहीं किया, बर्दाश्त नहीं किया इन सारी चीज़ों को, तो मैं तो हमेशा बोलूँगी मेरा हस्बैंड है, इधर आओ इधर आओ। तो मुझे अभी से कंट्रोल करना है, अभी से अपने आप को मानना है, मनवाना है कि उनकी शादी हो चुकी है, वहाँ पे भी रहेंगे। तो मैं बहुत, वो वाला टाइम बहुत तकलीफ वाला था कि अब सिर्फ तुम्हारा नहीं है, अब उसका भी है। तो मैं वापस मुड़ के आ गई थी। और फिर सुबह उठ के मैंने बताया, मेरे हस्बैंड ने गौर ही नहीं किया कि हाँ तुम डरी थी, कोई था। खैर ये सारा सीन चलते चलाते फिर मेरे हस्बैंड का भी एकदम से चेंज होना, जैसे उनके साथ हर काम में हेल्प कराना, उनको काम सिखाना, ये सब वो सब। और हम, जाहिर सी बात है, जब घर में एक वो होता है ना कि आम सी एक लाइफ होती है, वहां पर फिर ये छोटे मोटे झगड़े भी बहुत होते हैं। ये काम क्यों नहीं किया, वो काम क्यों नहीं किया, कपड़े इस्त्री नहीं किए, बर्तन अभी तक पड़े हुए हैं, मतलब घर में ये करो वो करो। तो मतलब बच्चे भी, उनको भी संभालना और घर पे भी ये सारी जिम्मेदारी, ये क्यों नहीं बनाओ, वो क्यों नहीं बनाओ, अभी तक खाना लेट हो गया, रोटी लेट हो गई। तो ये सारी चीजें मेरे साथ चलती थी। तो मैंने जब उधर देखा तो वो चीजें और तकलीफ देती गई। तो इन सारी चीज़ों के बावजूद मैंने साइड पे करके कि अल्लाह ना नाराज़ हो, अल्लाह पाक ना नाराज़ हो, उसकी वाइफ है, उसको टाइम दे। और अगर अल्लाह पाक मुझे इतना सब अता कर रहे हैं तो मैं उसको जोड़ा दिला दूँ, उसको ये चीज़ दिला दूँ, उसको वो चीज़ दिला दूँ, उसको मंथली खर्च भिजवा दूँ। अपने हस्बैंड को बोला कि आप जॉब भी नहीं करो, क्योंकि अगर आप जॉब करोगे, जाहिर सी बात है आप हमेशा जॉब पे रहोगे, मेरे बच्चों को टाइम नहीं दोगे, और जब आपको छुट्टियां मिलेंगी तो आप दूसरी के पास चले जाओगे। तो मैंने अपने हस्बैंड से कहा था कि मैं आपकी वाइफ का टोटल खर्च उठाऊंगी, लेकिन आप रहो घर पे, जॉब छोड़ दो, क्योंकि अब अल्लाह पाक मुझे इतना दे रहा है, आप मेरे बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करो। अगर अभी मेरे हस्बैंड जॉब कर रहे होते तो क्या होता कि मतलब वो महीना, एक महीना गुजर जाता है, 2 महीने, छुट्टियां तो नहीं मिलती, हफ्ते में हाँ संडे की छुट्टी होती है। अब एक छुट्टी में वो मुझे टाइम देंगे या उसको टाइम देंगे,
क्या होगा। तो मैंने तो यही सोचा था ना कि आप वो जॉब छोड़ दें, आप हमें टाइम दें और महीने बाद जैसे छुट्टी का होता है आप जाएं दूसरी के पास मिल के आ जाएं। शादी के 3 साल मैं गांव में रही हूँ शुरू में, और मेरे हस्बैंड कभी कभार महीने में खर्चा आता था नहीं आता था। मैं अपने नाना के साथ रहती थी गाँव में, और मेरे नाना को पेंशन मिलती थी जहाँ पे वो नौकरी करते थे, पेंशन मिलती थी वहां से, उनको अच्छी खासी मिलती थी। वो वहां से राशन ले आते थे, तो मैं नाना का खाना मैं बनाती थी और साथ में अपना भी बना लेती थी। इस तरीके से मैंने 3 साल वहां पर गुजारे। मेरे कोई आया गया, अकाउंट तो होते नहीं थे, बैंक अकाउंट ऐसा कुछ नहीं था। कोई 2-3 महीने आया गया तो मेरे हस्बैंड ने उनको 1000-2000 मेरा खर्च भिजवा दिया, ये सब चलता था। जॉब मैंने छुड़वा दी तो फिर सबके दिमाग में ये है कि क्यों सितारा के पास इतना टाइम, क्यों सितारा के पास इतना टाइम, क्यों उसका हक है उसके पास जाए। तो फिर मैंने अपने हस्बैंड से कहा उससे बेहतर है कि आप या तो उधर चले जाओ या आप अपनी जॉब करें। तो मेरे हस्बैंड को तो एक वो मिला हुआ था ना, एक सहूलत मिली हुई थी कि वहां पे जाओ, इतना टाइम जॉब करो और फिर इतना पैसे भी वहां पर नहीं मिलते, और यहाँ पर तो ये टोटल अपना खर्च उठा रही है। मेरे बच्चों की जो मेरे ऊपर जिम्मेदारी थी वो भी इसने उठाई हुई है, घर का रेंट वेंट सब कुछ इसके सर पे। और दूसरी बात, मैंने जो दूसरी शादी की है उसका भी टोटल खर्च यही उठा रही है। तो ये सारी चीजें थी जो मेरे हस्बैंड ने फिर आहिस्ता आहिस्ता, स्टार्टिंग में नहीं थे ठीक, पूरा 1 साल हमारा ऐसे गुजरा है जहां पर सिर्फ लड़ाई झगड़ा, उसको क्यों टाइम ज्यादा दिया, मुझे क्यों कम दिया, या फिर आप वहां पर होते हो, आपका दिल वहां पर लग गया, आप उसके साथ ज्यादा खुश हो, आपको मेरे अंदर वो चीज नहीं मिलती, मैं आपको इतनी अच्छी नहीं लगती, अब मेरी एज हो गई है ज्यादा, मैं 2-3 बच्चों की माँ हूँ, इस वजह से आपको मैं अच्छी, मतलब लड़कियों औरतों में ये सारी चीजें होती हैं। मतलब किसी और औरत की तरफ देखेंगे तो यही बोलेंगे कि वो शायद ज्यादा खूबसूरत है इसलिए तुमने उधर देखा है। और यहाँ पर तो ये सीन था कि उठना बैठना रहना, जाहिर सी बात है वाइफ है, उधर था तो फिर मेरी तरफ से ये बातें होती थी, उसकी तरफ से। बहुत पूरा 1-1.5 साल स्टार्टिंग वाला बहुत मुश्किल से गुजरा है इस चीज को एक्सेप्ट करने में कि दूसरी शादी। लेकिन ये था कि मतलब ऐसा नहीं था कि मैं बहुत ज्यादा लड़ती थी, वहां नहीं जाओ ये नहीं जाओ, मतलब वो जाते थे लेकिन बहुत ज्यादा जब वहां पर वो करना, फिर ये चीजें मेरे लिए बहुत तकलीफदेह होती थी। सब किया, बदले में क्या मिला, सितारा नाइंसाफियां करती है, सितारा सेल्फिश है, सितारा ये है, सितारा वो है। उसके बावजूद फिर मैं सऊदीया गई और वहां पे मैं जा रही थी अपने हस्बैंड के साथ। फिर मैंने देखा कि इसने पीछे से रोना धोना सब वही शुरू कर देना। मैं 2 महीने के लिए गई और 2 महीने के लिए मैंने अपने हस्बैंड को इसके पास छोड़ा कि ठीक है 2 महीने आप एक साथ रहोगे, मैं नहीं होंगी, बच्चे नहीं होंगे, कोई जिम्मेदारी नहीं होगी, आप अपना घूमो फिरो एंजॉय करो, 2 महीने ये एक साथ रहे। फिर मैं वापस आई और जैसे ही मैं वापस आई मैंने अपनी गाड़ी ली, और गाड़ी लेने के बाद हम कश्मीर घूमने गए। तो फिर से वही प्रॉब्लम कि कौसर वहां पर है गांव में और हम क्यों घूम फिर रहे हैं, फिर से वही सारी प्रॉब्लम्स शुरू हो गई। मतलब घूमने फिरने क्यों जा रहे हैं, मतलब कुछ भी है, मैं कुछ भी करूं मेरा कुछ भी बर्दाश्त नहीं होता, और मैं जो भी कुर्बानी दूं वो जाया है, बिल्कुल यही चीजें थी। लेकिन मेरे मतलब मुझे ऐसे लगता है, कभी कभार ऐसे लगता है आदमी का बहुत ज्यादा कसूर आदमी का होता है, क्योंकि आदमी मतलब कैसे मोहब्बत हो या फिर प्यार हो जो भी हो वो एक से ही कर सकते हैं ना। हम 2-2 हस्बैंड के साथ रहें कभी भी आदमी बर्दाश्त नहीं करेगा। औरत कितना बड़ा दिल है, बहुत बर्दाश्त करती है। लाइफ में बहुत बड़े धोखे मिले जो कि अपने घर से ही खूनी रिश्ते उठ के बैठ के चैनलों पर आकर उन्होंने मेरी एक पूरी बर्बादी जैसे यूट्यूब पे करनी थी, पूरी एक बर्बादी खानदान में दुनिया में बर्बादी मेरी कर दी। जहाँ पे मुझे बचने की उम्मीद नहीं थी वहां पे मेरे हस्बैंड ने मेरा साथ दिया था, जहाँ पर फिर आहिस्ता आहिस्ता सब ठीक हुआ। फिर मेरी माँ वापस आई, ये सब कुछ होने के बाद फिर मैंने कौसर को बुलवाया, मेरे हस्बैंड मिलने गए थे वहां पर। और नहीं बल्कि मैं उस टाइम पे मैं दुबई चली गई थी। जैसे ये सारी बर्बादियां मेरी इन्होंने की थी, मेरे बाल ऐसा हो गया था, मेरा फेस ऐसा हो गया था, आपको पता है। फिर मैं ऐसे लगता था कि मैं अभी की अभी पागल हो जाऊंगी या मैं कुछ कर दूंगी। तो मुझे ऐसा था कि मुझे यहाँ से बाहर निकलना है, इस मुल्क से बाहर निकलना है, कहीं ऐसी दुनिया में जाना है जहाँ मुझे कोई नहीं जानता हो, जहाँ पर सितारा यासीन को कोई नहीं जानता हो। तो खैर वहां पर गए और फिर पीछे वही लड़ाई झगड़े मेरे हस्बैंड के और इसकी वाइफ के, कौसर के, आप वहां पे क्यों गए, वही उसी को टाइम, मतलब वो फोन पे हर टाइम इनका लड़ना झगड़ना ये सब चलता रहता था। मैं अपने व्लॉग में बिजी। वापस आए तो फिर मैंने इनको उधर भेज दिया, फिर ये वहां पर चले गए। खैर इनका हर महीने 1.5 महीने 2 महीने हर महीने इनका लगा ही रहता है आना जाना। और वो टोटल खर्च आपको पता है कि ना, जब मैं जॉब करती थी तो 20 कमेटियां डालती थी और 1 साल बाद जाते थे। अब इनका हर महीने आना जाना, वहां पर ये ऐसे खर्च करते हैं 1.5 2 लाख एक हफ्ता वहां पर लगा कर आते हैं और इतना खर्च कर आते हैं।
कभी किसको दे रहे हैं, कभी ये हो रहा है, कभी वहां पर जा रहे हैं, कभी ये सारा कुछ किसके उस पे हो रहा है। आखिर मैं इतना ही क्यों करूं और पूरी दुनिया की मैं ही सुनूं। कभी मैं बीमार हूं, कभी मैं परेशान हूं, कोई परेशान है रोए तो उनको मैं ही जाकर उठाऊं, मैं ही जाकर मनाऊं, अपने हस्बैंड को भी मैं ही जाकर मिलवाऊं। ये सब कुछ हमेशा से मैं ही क्यों करूं। मतलब क्या मैंने निकाह किया था या मैंने शादी की थी अपनी मर्जी से की थी, या मैंने अपनी पसंद से इनकी शादी करवाई थी कि आप दोनों की जोड़ी मुझे बहुत पसंद है। ये सारा क्योंकि अगर मैं डॉक्टर के पास जाती ना, जिन हालात से मैं गुजरी, मुझे सच में वो एडमिट करते। मैं भी टैबलेट खा रही होती डिप्रेशन की, इस चीज़ की। उसके हस्बैंड दुबई चले गए थे, जो कि बीच में मैंने आपको बताया ही नहीं था कि मेरे हस्बैंड क्यों गए हैं। तो वहाँ पे भी इसी जॉब के सिलसिले में गए थे कि वहाँ पर अगर इनको जॉब मिल जाती है तो ये लड़ाई झगड़ा खत्म हो, क्योंकि मेरे साथ रहना उनको बर्दाश्त नहीं है। वो दुनिया के किसी कोने में भी चले जाएं, लेकिन अकेले होंगे, 10 साल अकेले गुजार देंगे। पीछे मैं कहती हूँ आवाज भी नहीं निकालेंगे कि साजिद क्यों नहीं आया, क्यों नहीं आया। खैर उनका अपना डिसीजन था। खैर वहां पर गए, दुबई में गए, वहां पर उनका नहीं बना, फिर वापस आए। आप सबके सामने था, मैं गाँव में थी। 2 महीने बाद वापस आए थे। उन्होंने मेरे बच्चों को मुझे टाइम दिए बगैर वहां पर हमने 10 दिन गुजारे, और 10 दिन वहां पर यही सब चलता रहा है कि मेरे हस्बैंड उधर ही रहे हैं अपनी दूसरी वाइफ के पास। तो मैं बैठती थी अपने दूसरे रूम में, मैं वहां पर रोती रहती थी, सोती थी, रोते हुए सोती थी। मुझे नींद नहीं आती थी, मुझे ऐसे लगता था सिर्फ बीच में दीवार है, इधर वो सो रहे हैं और मतलब वो वहां पर खुश हैं। मेरे हस्बैंड भी एक दफा खुद नहीं बोलते कि मैं इतना टाइम बाद आई हूँ, आज मैं आयत के साथ सो जाता हूँ, आज मैं बच्चों के साथ सो जाता हूँ, क्योंकि बच्चे जो है ना मेरे बगैर नहीं सोते, कि बहुत आदत है अपने पापा के साथ सोने की। तो ये चीजें मतलब दिल ही दिल में मैं बहुत वो करके फिर सुबह उठ के फिर वही हंसते हुए वीडियो बना देनी, आओ कौसर ये लेना है, आओ तुम्हारे जूते लेने हैं, एक जूता लेने की जगह पर 3 जूते लेने हैं, 2 जोड़े लेने की जगह पर 5-6 जोड़े लेने हैं। मतलब हर एक चीज में बहुत ज्यादा अपने आप को खत्म करके क्यों मैं इतना उनको वैल्यू देती हूँ। क्या मतलब, मैंने तो नहीं किया ना निकाह। अब उनकी फैमिली को ये चीजें क्यों नहीं समझ आती। निकाह मैंने नहीं किया, उनको जो बात भी करनी है साजिद से करें, मेरे साथ क्यों प्रॉब्लम होती है। जब वो 2-3 महीने नहीं होते यहाँ पर तब किसी को प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जैसे वो मेरे बच्चों के पास आते हैं, आप लोग क्यों नहीं है समझते कि उनके भी बच्चों को अगर टाइम देते हैं तो इसमें क्या प्रॉब्लम है। खैर ये सब कुछ हो गया। फिर हम शादी में गाँव में जितना टाइम गए, मैं इनको नहीं बैठने देती अपने रूम में कि उधर ही बैठो, उनके पास रहो, उनको टाइम दो। और वैसे भी खुद भी चले जाते थे। उसके बाद 10 रोजे हमारे गुजरे, फिर ये गाँव चले गए। मतलब हर महीने इनका चक्कर वैसे लगता ही लगता है, ज्यादा से ज्यादा 1.5 महीने बाद जाते ही जाते हैं। तो रमजान में 10 रोजे हमारे साथ इन्होंने गुजारे। वहां पे कौसर के साथ कौसर की पूरी फैमिली होती है, उसके बच्चे, ये ऐसा कुछ भी नहीं है कि उसको ये टेंशन है बड़े से शहर में अकेला रहना, ये कुछ भी नहीं है। यहाँ पे मेरे साथ बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं, ये लाना वो लेना। शहर की जो लाइफ है आप सबको पता है, और बगैर आदमी के औरत शहर में, जैसे कि मैं हूँ, मोहल्ला होता ना फिर भी चलो चलता है, मैं ये ले आई वो ले आई। अपनी गलती है, ड्राइविंग नहीं सीखी, अपनी प्रॉब्लम्स की वजह से देखना पड़ता है। तो मेरे लिए तो एक दिन भी बहुत मुश्किल होता है। मैं एक दिन भी नहीं गुजार सकती कि ये किसको बोलूँ, किसकी मिन्नत करूँ, ये मंगाना है वो मंगाना है। वहाँ पे तकरीबन 10 दिन गुजार कर फिर 11वें दिन जो है ना यहाँ पर आ गए इधर के। मैं उसको पहले तो ये कह रही थी कि मैं ईद पे वापस जाऊंगा। मैंने कहा नहीं, उसको आप ले आओ, ईद हम साथ कर लेते हैं। आप दोबारा से वापस जाओगे तो फिर ये होगा, मसला होगा। अब ईद जैसे हम गुजार लेंगे, उसको भी आप इधर ही घर ले दो ताकि वो इधर ही शिफ्ट हो जाए। अब वहां से जैसे आए हैं, मेरा दिल इतना, मैंने उसके लिए बड़ा किया हुआ था, इतना बड़ा किया हुआ था, मैं इतनी ज्यादा खुश थी। जब वो आई, मैं उसको जोर से मैंने हक करके मैं मिली हूँ, मैं खुशी से मिली हूँ। मैंने उसको एक अलग कमरा दिया है और उसके लिए ये बना रही, कौसर तुम्हें ये चाहिए, कौसर तुम्हें वो चाहिए। मतलब ये सारा कुछ मैं क्यों करती हूँ। मैं अपने आप को मैंने ख़त्म कर दिया ये सारा कुछ कर करके। मतलब मुझे लगता है मैंने अपनी एज के लिहाज से बहुत कुछ सहा है, बहुत कुछ बर्दाश्त किए, अब मैंने ख़त्म कर दिए। मतलब हमेशा ये सोच के कहीं अल्लाह पाक नाराज़ ना हो जाए, कहीं फ़लाँ के साथ ये नाइंसाफ़ी ना हो जाए, फ़लाँ के साथ ये ना हो जाए, तो मैं उससे जाके पूछूँ आपको कोई परेशानी है, आपको ये कोई नहीं, किसी का मूड भी बना हुआ तो मैं पूछूँ। तो यहाँ पर खैर वो जैसे आई हैं तो बिल्कुल ठीक था। मैंने उनको रूम दिया सब कुछ, और मैंने कोशिश की, जहाँ पे वो बैठते थे मैं वहाँ पर भी नहीं बैठती थी। वो किचन में होते थे तो मैं बाहर आ जाती थी, वो रूम में बैठे होते थे तो मैं नहीं जाती थी। ये सारा कुछ कर करा के अब रमज़ान में सबकी नींद भी पूरी नहीं होती। मेरे हस्बैंड में बातें करते करते अक्सर लेट जाते थे और कौसर उठ के, उठाती नहीं थी वो, लेकिन वो चली जाती थी रूम में। और फिर मैं अपने हस्बैंड को उठाती थी कि उठो आप जाओ, वो सोने के लिए चली गई और आप भी जाओ। तो मतलब ये चीज़ें नहीं, मैं
पता नहीं मेरा किस मिट्टी से मेरा दिल बना कि ये सारी चीजें मैं ही हमेशा, जैसे एक मैं सास बनी हुई हूँ, एक बहू बेटा होता है ना, उनको उठा के वहां बिठाना, वहां सुलाना, ये रूम देना, वो करना, इस तरीके का मैं एक वो कर रही हूँ। मैंने देखा है कि मैं नमाज पढ़ने के लिए सुबह में जाती हूँ तो मेरे हस्बैंड ने, जैसे शहरी की सारे इधर उधर गए, मेरे हस्बैंड वहाँ ब्लॉग अपना एडिट कर रहे होते थे या जो भी, तो सोफे पे लेटे होते थे। अक्सर मैंने ऐसे देखा, तो मैंने इनका हाथ पकड़ के उठाया है कि आप उठो। हाला मैं नहीं भी उठाती, मैं जाकर सो जाती है, मैं उनको ये भी बोलती कि आओ हमारे साथ सो जाओ। मैंने उनको कहा कि कौसर अकेली सो रही है, आप उधर जाओ। ये सारा कुछ हो गया। मतलब मैं इतना कुछ कर रही हूँ, जितना मुझसे हो रहा है मैं बहुत बढ़ के कर रही हूँ। मुझे नहीं पता था उसका मूड एकदम से खराब होना शुरू हुआ। वो इस वजह से शुरू हुआ कि मैं बाहर जा रही हूँ, कुछ लेने जा रही हूँ। पहले तो मैंने इसको घुमाया फिराया, बच्चों को स्कूल लेने के लिए जाती थी, छोड़ने में आ जाती थी, वो लेने जाती थी, ये सारा कुछ चलता रहा। लेकिन एकदम से मैंने इसका देखा कि मेरे साथ ये क्यों फर्क कर रही है। मैं हमेशा भाग भाग के इसके पीछे ये कर रही हूँ, वो कर रही हूँ, तो ये मेरे साथ ऐसा क्यों फर्क कर रही है। तो मैंने खुद जाकर बातें सुनी है। मेरे हस्बैंड के साथ लड़ाई हो रही थी, ऐसे जोर से दरवाजा मारा है, आप लोग हर टाइम बाहर होते हो, और ये सारा कुछ मैंने सुना है। जब देखो उसके साथ इतना टाइम बाहर होते हैं। मैंने कहा कि पूरी रात एक साथ होते हैं और सुबह भी 11-12 बजे तक कितना लेट उठते हैं। और अगर के मेरा काम है, मेरा व्लॉग है, अगर मैं घर पे बैठी रहूँ, ये रूम दिखाऊं, ये करूँ, जाहिर सी बात है ईद आ रही है, ईद के लिए चीजें लेनी, ये करने में तो जाऊंगी बाहर। तो उस टाइम से मूड बनना, फिर ये सारा कुछ शुरुआत हुआ। मतलब फिर इसके पीछे और भी बहुत सारी बातें हैं, सिर्फ एक इतनी सी बता रही हूँ। फिर वो ईद वाले दिन भी देखे लड़ाई होगी इन्हीं की वजह से। ये दोनों आपस में लड़े मेरी वजह से कि मेरे साथ क्यों बैठे, बच्चों के साथ क्यों बैठे, वहां पर ज्यादा देर बैठ गए, वहां पर आपको मैं देख रही थी, आप उसको देख के हंस रहे थे। मतलब इन बातों को भी वो बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैंने वहां पर देखा, आप उसको वो दे रहे थे, वो मेरे हस्बैंड ने, आपको याद है मेरे हस्बैंड ने व्लॉग में मुझे जलेबी दी थी, तो वो पीछे देख रही थी। तो उस रात इनकी लड़ाई हुई है कि मैंने देखा तुम भाग भाग के उसके पीछे जलेबियां उठा के घूम रहे थे। तो ये मैं एक छोटी सी बात बता रही हूँ। अब मेरे अंदर बर्दाश्त खत्म हो गई है। मैं अपने आप को दबा के, ये सारी बातें सुन के अपने आप को मैं मजीद अच्छा नहीं बना सकती। सुन सुन के मतलब लोगों के इतने अच्छे पॉजिटिव कमेंट आए जब ये स्टार्टिंग में मेरे घर पर आई, और मेरे दिल में भी ऐसा कुछ नहीं था कि ये ऐसा कुछ सोच के आ रही है कि यहाँ पे जाऊंगी तो हस्बैंड जो है ना मुझे इस तरीके से टाइम देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, तो बस मेरे साथ ही रहेंगे और इसके साथ सिर्फ काम की हद तक रहेंगे, और पसंद करते हैं तो सिर्फ मुझे ही करते हैं, इसके साथ सिर्फ एक काम की हद तक रहते हैं। तो मैंने अपना दिल मारा हुआ है, मैंने अपना दिल खत्म किया हुआ है शायद इस वजह से। तो ये सारी चीजें थी जिसकी वजह से मैंने जैसे कैसे ईद तक अपने आप को कंट्रोल किया। फिर चांद रात वाले दिन वही झगड़ा हो गया इन्हीं की वजह से कि ये लड़ रहे थे इन बातों पर। तो वो बातें मैं सुनी, मुझसे नहीं बर्दाश्त हुआ कि मेरा अपना घर है और मेरा अपना हस्बैंड है, और मेरा हस्बैंड जैसे मैंने खुद अपने हाथों से ऐसे दे दिया, और उसके बाद फिर मुझे ये सब कुछ सुनना पड़ रहा है कि वहां क्यों बैठे थे, उसके पीछे क्यों गए थे, ये चीज उठा के गए थे, और मैं सब देख रही थी, ये कर रही थी, और बच्चे तुम्हारे हैं, मेरे थोड़ी बच्चे हैं जो मैं इन बच्चों के बारे में सोचूं। तो ये बातें मैंने जब सुनी है ना तो बहुत तकलीफ हुआ है ज्यादा। मतलब आपने देखा मेरा व्लॉग शाम को आता था, ये चीजें इतना डिस्टर्ब कर दी थी। मैंने फिर भी ये फैसला किया कि मैं इसको अलग घर दिलाती हूँ, भले रेंट भी मैं दूंगी। फिर मुझे ये था कि ये अलग घर ले भी लेते हैं, यहाँ पर ये मेरे बच्चों को भी नहीं पूछना और मैं क्यों रेंट दूं। मैंने आकर जवाब दिए, और मैं बुरी सही, मैं सेल्फिश सही, मैं जो भी हूँ, मैंने ना निकाह किया है, ना मैं इनकी जिम्मेदारी उठा सकती हूँ। मेरा कभी कभार ऐसा दिल करता है मैं अपने बच्चों को लेके किसी अलग दुनिया में चली जाऊं, मुझे जरूरत ही ना पड़े मेरे हस्बैंड की और इसकी। ये दोनों अपना खुश रहें, जब वो खुश हैं मैं मजीद अपने आप को वो नहीं कर सकती अभी। खैर बहुत, फिर भी मैंने जो बातें भी मैंने इसकी सुनी है, जो भी सुनी है, मैंने इसको जाकर नहीं पूछा कौसर तुमने मेरे बारे में ये बोला। अगर वो बैठे भी थे तो उनके बच्चे थे बैठ गए, मैंने नहीं जाकर पूछा। तो कल तक तो यही सब चल रहा था कि घर इसका लेंगे, लेकिन हुआ इन्होंने आपस में जो भी प्लान किए, इन्होंने बैग पैक किए सब, फिर मुझे बाद में बताया कि हम आज जा रहे हैं। फिर जब मैंने ये सब सुना ना, मैंने एक बार भी नहीं बोला नहीं कौसर को इधर रखो, आप भी इधर रहो, मैं क्यों पीछे भागूं। उनका जहां पर दिल करता है वो रहे, मैं इधर रहूं। मैं जैसे मेरे बच्चों के फाइनल एग्जाम चल रहे हैं, इनमें चले गए अभी। मतलब कितना लाइफ डिस्टर्ब हो गई। मैं यही बोल रही हूँ, पता नहीं कैसे दो वाइफ कैसे रहती होंगी। शायद वो वाली रहती होंगी जो एक दूसरे को ये वाला रिश्ता एक्सेप्ट कर लेती हैं। एक बंदी एक्सेप्ट करके नहीं रह सकती। मैं इस रिश्ते को एक्सेप्ट करके बैठ जाऊं, हाँ मैंने मान लिया मेरे हस्बैंड की शादी, मैंने दूसरी को भी तो मानना चाहिए ना। फ्रेंड खुश रहें, वो दोनों खुश रहें।
और मेरी थोड़ी सी लाइफ है, छोटी मोटी जो भी अपने बच्चों के साथ गुजारनी आएंगे। फाइनल एग्जाम्स चल रहे हैं, अब फाइनल में मेरे बच्चों को कोई छोड़े ना छोड़े उनको परवाह नहीं, वो अपने दोनों निकल गए अभी टाइम से। और वहाँ पर अभी यहाँ से भी गए तो ये मैंने इनकी बातें यही सुनी है, वहाँ चलोगे तो फैसला होगा, वहाँ चलोगे तो फैसला होगा। पता नहीं वहाँ पे ये लोग क्या फैसला करते हैं। मेरे लिए तो यहाँ पर कोई नहीं आता मेरे हस्बैंड को पकड़ के कि हम फैसला करेंगे, हम इसको यहाँ रखेंगे, उसको वहाँ रखेंगे, लेकिन उनकी साइड से पूरा खानदान उठ के फैसले करने के लिए आता है। खुश रहें, अगर कि उनको मुझे डिवोर्स दिलवाना है, कुछ भी करना है तो मैं बहुत ज़्यादा सेल्फिश हूँ। मैं अब 1 रुपया भी नहीं दूंगी। मेरी जितनी भी कमाई है, जितना भी कुछ है, मैंने अपनी रात की नींदें हराम करके, सुकून बर्बाद करके, अपने खानदान वालों ने मिलके मुझे बर्बाद जो किया, उस बर्बादी के बाद भी अपना एक करके अपने बच्चों के लिए मैं खड़ी हुई हूँ। तो मैं इनके लिए अब बिल्कुल भी अच्छी नहीं हूँ। मैं वो कहती हूँ ना, सोना भी खिला दूं तो मैं बुरी हूँ। जो बुरा होता है ना, वो कुछ भी कर दे वो बुरा ही रहता है उसकी नज़र में, की वजह से। तो वो सारी चीज़ों की वजह से अब मुझे नहीं पता वहाँ पर ये लोग जो भी करें, जैसे भी रहें, कम से कम मैं अभी फ़िलहाल अपने सुकून में बैठी हूँ और मैं अब सेल्फिश हूँ और मैं सेल्फिश बन के दिखाऊंगी। अपने बच्चों के लिए हूँ, अपने बच्चों के लिए करूँगी। मैंने सबके लिए बहुत की है। किसने माना आज तक? किसी एक बंदे ने माना है? किसी ने? पूरा खानदान आज इस YouTube चैनल पर चल रहा है, कौन मानता है? सब कहते हैं हम अपने दम पे आए थे। इनका दम तब क्यों नहीं चला जब मेरा चैनल नहीं था? तब इनका दम कहाँ गया था? तब तो कोई नौकरियां कर रहा था, कोई कहाँ था, कोई 24-24 घंटे की, कोई कहाँ कर रहा है। आज मैं बुरी ही सही, मैं गलत ही सही, मैं खराब ही सही, लेकिन देख तो इसी वजह से ही रहे कि सितारा का ही खानदान है। चलो ठीक है, मुझे ये वाली सारी बातें करनी थी और बस। तो ये था सितारा यासीन का व्लॉग, इनकी लाइफ स्टोरी। आपको कैसे लगी कमेंट करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।